हेलो दोस्तों, एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर लिए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें क्लास 9 में हम लोग देखेंगे कि चैप्टर हम लोग का 5 है ना, 5 है ना, चैप्टर ये हम लोग का 5 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें से कैसे हम लोग का ग्राफ भी बनता है और कैसे हल होता है और कैसे हम लोग इसमें x और y का वैल्यू भी निकालते हैं और x y क्या होता है उसमें से। जैसे हम लोग बात करें कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, तो हम लोग बात करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसमें से हम लोग देखेंगे तो x का गुणांक अगर हम लोग देखें, x का गुणांक a, y का गुणांक b, और हम लोग अचर पद देखें, इसमें अचर पद देखें तो एक c हो रहा है। इसमें से हम लोग 3 देख रहे हैं और इसमें हम लोग जो देख रहे हैं x और y, ये दो वैल्यू निकलता है और यही x y के अनुसार से हम लोग समीकरण को भी निकालते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं नियामक ज्यामिति में कि हम लोग का होता है x अक्ष और y अक्ष होता था, तो हम लोग x और y अक्ष के अनुसार ही हम लोग ग्राफ बनाते हैं। जैसे हम लोग बताए थे इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, है ना, मूल बिंदु कहते हैं। इसी अनुसार से हम लोग बात करेंगे कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि कैसे समीकरण को बनाया जाता है और कैसे ग्राफ भी बनाया जाता है और कैसे समीकरण को हल भी किया जाता है, कैसे अपरिमित हल होता है और द्वितीय हल होता है। इस अनुसार से हम लोग इसमें सारा चीज़ क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग बात करें तो हम लोग जो देखें व्यापक रूप ये होता है ax प्लस by प्लस c, ठीक है, इक्वल 0। x का गुणांक a, y का गुणांक b और अचर पद c है। इसमें हम लोग बात करें तो इसमें से हम लोग a और b जो है कभी भी x और y कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता है। इसमें हम लोग बात करें तो इसमें अपरिमित हल होता है, अपरिमित हल होता है, यानी कि हम लोग बात करें तो अनेक हल होता है, ठीक है, अनेक हल होता है। जैसे हम लोग इसमें देखें तो ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। अगर इक्वल 0 के अनुसार से हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं तो हम लोग ग्राफ में काम करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें कि x प्लस y इक्वल 7, है ना, या फिर हम लोग ले लें x प्लस वाई इक्वल 7 ले लें, या फिर मान लो 2x प्लस 3y बराबर 0, तो ये हम लोग देखते हैं व्यापक रूप के अनुसार दिख रहा है। हाँ, तो ये व्यापक रूप के अनुसार हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है। इसमें से हम लोग बात करेंगे कि एक घातीय दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है और द्विघातीय वाला भी होता है। द्विघातीय वाला हम लोग नहीं होता है, लेकिन x y वाला हम लोग देखते हैं एक चर वाला, एक घात वाला। तो हम लोग इसमें एक चर वाला अगर बात करें तो x प्लस 3 इक्वल 0, इस अनुसार से भी हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देख लिए व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c, ये कौन सा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाला अगर रैखिक समीकरण बात करें, एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से व्यापक रूप अगर बात करें तो इसका व्यापक रूप हम लोग बोलेंगे ax प्लस b इक्वल 0, ax प्लस b इक्वल 0। इसमें हम लोग देखें ax प्लस b इक्वल 0, इसमें देखो कितना चर है, एक चर है। और इसमें हम लोग बात करें व्यापक रूप में दो चर वाला में तो x है और y है, दो चर है ना। तो जब दो चर रहेगा तो उसका जो हल होगा वो अपरिमित हल होगा, और एक चर जब होगा, है ना, एक चर जब होगा तो इसका हल जो है अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कितना हल होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। तो ये दोनों बात को याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा, है ना, ये ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। इसमें से हम लोग बात करें, इसमें हम लोग देखें एक चर वाला भी देख लिए, दो चर वाला भी देख लिए व्यापक रूप। इसमें से पूछा जाता है क्वेश्चन कैसा कि कुछ पॉइंट दे देगा, है ना, बोलेगा कि इसको दो चर वाला व्यापक रूप में लिखिए, तो यानी कुछ नहीं रहेगा। इसमें बोलेगा फिर एक चर वाला व्यापक रूप में लिखिए, तो इस अनुसार से लिखना पड़ता है ना। इसमें हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग जो देख लिए व्यापक रूप दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक क्वेश्चन आता है 9th क्लास में, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है कि x-4 इक्वल 0 को दो चर वाला व्यापक रूप में लिखें। तो दो चर वाला व्यापक रूप में लिखें, इसका मतलब दो चर वाला हम लोग व्यापक रूप क्या देखे थे, ax प्लस by इक्वल 0, सॉरी
प्लस सी इक्वल 0। तो हम लोग ये देखे थे व्यापक रूप है ना, ये व्यापक रूप, इसी रूप में इसको लिखना है। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें x तो है लेकिन b नहीं है, सॉरी y नहीं है, तो y हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 1x प्लस 0y माइनस 4 इक्वल 0। इसमें हम लोग देख रहे हैं व्यापक रूप में आ रहा है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 आ रहा है। तो व्यापक रूप में अगर लिखने के लिए बोला जाए तो इसमें से ध्यान नहीं देना है कि इसमें y नहीं है, x नहीं है। इसमें तुमको x नहीं है तो y 0 होगा, 0 में अगर y गुना करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो 0 का इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग इसको नोट करके इसको हटा दिए, इसमें से डायरेक्ट हटा दिया क्वेश्चन से, और इसको तुमको लिखने बोला है व्यापक रूप में लिखे। तो व्यापक रूप में जब भी लिखने बोलेगा तो इसी अनुसार से लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखें हम लोग, जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल देखें 7 माइनस 4x इक्वल 0 है ना, ये हम लोग देखें, इसको बोलेगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण या व्यापक रूप में लिखें। तो हम लोग देख रहे हैं c है, a है लेकिन b और y भी नहीं है, एक चर है लेकिन दो चर नहीं है। तो इसमें हम लोग अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं ax। तो इसमें अगर बात करें तो हम लोग क्या लिखें -4x प्लस, हम लोग बात करें y नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 0y, इसके बाद प्लस c में क्या है 7 है ना इक्वल 0। तो हम लोग ये देख रहे हैं इस अनुसार से हम लोग इसको लिख सकते हैं है ना, इस अनुसार से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दे तो व्यापक रूप में ये नहीं देखना है कि इसमें a नहीं है b नहीं है, इस अनुसार से देखना है कि इसमें क्या क्या है दिया हुआ और हमको किस तरह से नोट करना है इसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं 9th क्लास का चैप्टर में। इसमें से पूछा जाता है कि x प्लस 2y इक्वल 0 को दो हल लिखें। अगर हम लोग इसको बात करें तो x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 है ना। अगर हम लोग देखें कि x बराबर 0 रख दें, x बराबर और x बराबर 10 रख दें, y बराबर 0 है ना, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 0 आएगा। जैसे x बराबर 10 रखेंगे प्लस में 2 इंटू 0 और माइनस 10 बराबर क्या होगा 0 होगा, 10 प्लस 0 माइनस 10, ये देखो क्या आ रहा है। यानी एक हल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 10 और 0 है ना, यानी कि हल मतलब हम लोग इसमें ऐसा वैल्यू रखेंगे कि है वैल्यू हम लोग जो रखेंगे उसके 0 के बराबर होना चाहिए, और 0 के बराबर जब आएगा तो ये हम लोग का एक हल कहलाएगा। एक हल कहलाएगा तो x y एक साथ हल कहलाएगा, ये ना कि x एक हल हो गया और y एक हल हो गया, नहीं है ना, तो ये एक हल कहलाएगा। इसी अनुसार से जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना तो ग्राफ में यही चीज़ काम करेगा, ठीक है, और ग्राफ में यही हम लोग को काम करेगा ज़्यादा करके, ये इसी चीज़ को पढ़ते हुए और आगे बनाएंगे हम लोग ग्राफ में कि अगर यहाँ पे x बराबर 0 तो y बराबर 5 है ना, अगर y बराबर 0 तो x बराबर 3, तो यहाँ से 3 जो मिला हम लोग का 5 मिला, यहाँ से यहाँ ये ग्राफ बन जाता है इसी तरह से है ना। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसमें, तो इसी अनुसार से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो x y एक साथ रखना पड़ेगा एक बार में। जैसे हम लोग का इसमें एक चार्ट बनाया जाता है, हम लोग जो ग्राफ पढ़ाएंगे ना तो इसमें से एक चार्ट बनाया जाता है, और एक चार्ट में हम लोग को x y का वैल्यू रखा जाता है। जैसे x y, जैसे बाई चांस हम लोग यहाँ पे भी देखें फॉर एग्जांपल कि हम लोग x बराबर 10 रखे थे तो y बराबर हम लोग क्या रखे थे है ना। अगर हम लोग बाई चांस अगर हम लोग y बराबर 0 रखे थे, y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आ रहा था, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बना सकते हैं। देखो यहाँ ये ग्राफ में अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 10 जा रहा है, इधर से मान लो 1 2 3 4 5 6 बाई चांस मान लो 10 जा रहा है ना, तो 10 जा रहा है। देखो यहाँ पे y बराबर 0 x बराबर 10, y बराबर 0 x बराबर 10, ये हुआ। अब हम लोग बात करें x बराबर 0 y बराबर 10, x बराबर 0 y बराबर 10। अब यहाँ से यहाँ जो मिला हम लोग का ये क्या कहलाएगा, एकदम सिंपल बन गया ना, ये ग्राफ बन गया। क्या बन गया, तो जब भी ग्राफ बनाएंगे तो एक साथ हम लोग को ये एक हल कहलाएगा है ना, ये एक हल कहलाया, ये दूसरा हल कहलाया, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोग हल करते हैं। इसी अनुसार से जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि x प्लस 2y इक्वल 0 को दो हल लिखें, तो जैसे हम लोग देखें इसमें कि x बराबर अगर हम लोग देखे थे हम लोग 10 रखे थे तो y बराबर 0, यानी कि एक हल हम लोग का क्या निकला था 10 और 0, 10 और 0। इसी तरह दूसरा में अगर हम लोग बात करें कि x प्लस फिर देखें हम लोग 2y बराबर 0 में 10, तो अगर हम लोग देखें कि हम लोग यहाँ पे x बराबर हम लोग मान लो कि 2 रखते हैं, कितना 2 रखते हैं, y बराबर अगर 2 रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ x प्लस y बराबर 2 रखे तो x प्लस 4 इक्वल 10, x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर कितना आ गया। यानी कि दूसरा हल हम लोग अगर बात करें तो
x बराबर 6 और y बराबर 2, इस अनुसार से बना सकते हैं, है ना। तो हम लोग का हल निकालने के लिए बोलेगा तो 2 हल निकल गया, इससे ज़्यादा भी निकल सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन 2 हल चाहिए तो 2 हल निकल गया, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन दिया जाता है, 9 क्लास का क्वेश्चन है ये, इसे पूछा जाता है कि 2 हल लिखें, 3 हल लिखें, इस अनुसार से आप लोग बनाइएगा। और इसमें से हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे कि व्यापक रूप में लिखने के लिए, तो व्यापक रूप में लिखने के लिए हम लोग जो नियम पढ़े थे यहाँ पे x + by + c = 0, इसमें से फिर उसी टाइप में आपको लिखना है a और b c को ले के साथ चलना है और y को भी, है ना, दोनों चर को भी ले के साथ चलना है। उसी अनुसार से अगर नहीं दिया रहा तो उसको 0 मान के लिखना है, ठीक है। इसमें हम लोग देखें क्वेश्चन इस तरह से 9 क्लास का है क्वेश्चन। इसमें से ये ग्राफ अति क्या बोलता है, चार्ट दिया रहता है x और y का। इसमें बोला गया है कि 3 हल है, वैसा समीकरण निकालें जिसका 3 हल हो, है ना। इसमें हम लोग बात करें कि अगर y बराबर हम y बराबर अगर रखते हैं तो y बराबर 7, इसका मतलब x बराबर हम लोग देखें तो -3x और प्लस में अगर 4 कर दें तो हम लोग देखें -3x अगर हम -1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 हो गया और 4 यानी 7, ये तो हम लोग का काम कर गया। अगर इसको हम लोग चेक करके अगर देखें तो 2 अगर 2 रखते हैं तो हम लोग -6 और +4 यानी -2, ये भी सक्सेस कर गया। इसमें हम लोग देखें 6, इसके बाद 6 रखेंगे तो -18 और +4, इसमें हम लोग बात करें +4 हो गया तो हम लोग देखें -14, यानी कि ये हम लोग का जो है समीकरण इसमें सक्सेस कर गया। और इसी अनुसार से इसमें आप लोग को देखना है, पहला देखना है, सेकंड देखना है, फिर थर्ड देखना है। इस अनुसार से आप लोग देखिएगा, इसमें आप लोग को पता चल जाएगा, y बराबर रख लेंगे, है ना। इसमें से हम लोग बात करें व्यापक रूप जो देखे थे हम लोग ax + by + c = 0 देखे थे। इसमें अगर हम लोग इसमें बात करें तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि -3x -y + 4 = 0, है ना। ये अगर हम लोग देखें कि व्यापक रूप में है, और इसमें अगर हम लोग मान रख के देखें, देखो यहाँ मान रख के देखें तो x बराबर अगर -1 रखते हैं, x बराबर तो ये +4 हो गया, और y बराबर 7, इसके बाद हो गया -7 तो 4 और 3 7, यानी 7 - 7 = 0 आ रहा 0, इसका मतलब ये वाला इसमें काम करेगा, है ना। तो इसी चीज़ को यानी व्यापक रूप को लेते हुए व्यापक रूप पहले लिख लेना है और व्यापक रूप को यहाँ पे रखना है, और रखना है यहाँ पे रखना है, इस अनुसार से देखना है कि क्या रखें यहाँ पे जो इस अनुसार से वैल्यू 0 आए, है ना। इसके बाद जो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया था और इसी को बदल के कर दिया गया है अलग, है ना। जैसे हम लोग देखें y को उधर कर दे प्लस हो जाता था, इसलिए इसको -3x + 4 बराबर हम लोग लिख दिए थे, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसमें हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग ग्राफ एंड सॉल्यूशन में बात करें कि लेखा चित्र और हल में जो हम लोग अभी आप लोग को बताए गए थे कि इस तरह का एक चार्ट बनाया जाता है, और ये चार्ट हम लोग देखते हैं, जो चार्ट हम लोग आप लोग को बताए इस अनुसार से एक चार्ट बनाया जाता है, और इसी चार्ट को हम लोग ग्राफ में हम लोग सॉल्व करते हैं और हल करते हैं। हल करने के बाद जो ग्राफ में हम लोग लगाते हैं उसी द्वारा हम लोग ग्राफ बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन भी लेते हैं। तो इस अनुसार से हम लोग लेखा चित्र में अगर बात करें यार हल में, तो हम लोग देखें, हम लोग इससे पहले जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़े थे, ध्यान देना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़े थे हम लोग ये वाला, इसमें हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, ये पढ़े थे। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, ये पढ़े थे, है ना। तो हम लोग बात करें अगर इसमें तो x अक्ष के समांतर, x अक्ष कौन सा है ये, तो x अक्ष के समांतर यानी कि x अक्ष के समांतर अगर हम लोग बात करें तो x बराबर 0 होगा, और y बराबर हम लोग का a होगा, यानी कि जो वैल्यू यहाँ से हम लोग खींचे वो x अक्ष के क्या हो गया, समांतर, और समांतर हुआ यानी कि y बराबर a। हम लोग इसमें बात करें तो हम लोग इसमें देखे थे उस दिन जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण था। हम लोग बताए थे कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, है ना, y बराबर a, याद है, ये बताए थे, है ना। इसी तरह से फिर हम लोग बात करें कि y अक्ष के समांतर अगर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बोलेगा तो y अक्ष के समांतर अगर रेखा का समीकरण बोलेगा तो x बराबर क्या होगा, x बराबर a, मतलब जो वैल्यू जो खींचेंगे हम लोग समांतर वो हम लोग का वैल्यू रेखा का समीकरण कहलाएगा। जैसे बता देगा, बोलेगा x बराबर 2, x बराबर रेखा का समीकरण खींचें तो हम लोग खींच देंगे, है ना। x बराबर 2, देखो यहाँ पे
x 1 2 1 2 रेखा का समीकरण x बराबर 2 y बराबर 0, तो कहाँ खिंचाएगा इससे, किसका हो गया, समांतर हो गया, x अक्ष के y अक्ष के समांतर, सॉरी y अक्ष के समांतर, है ना। फिर इसी तरह अगर हम लोग बात करें इसमें से कि मान लो कि y बराबर 5 दे दिया, y बराबर 5, ये समीकरण है, बोला कि ग्राफ बनाइए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, इधर से हो गया 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से चला, तो y बराबर 5 बोला, y बराबर 5 बोला, इसका मतलब ये ऐसे खिंचाएगा, और x बराबर क्या 0, यानी कि हम लोग का ग्राफ क्या होगा, y बराबर 5, यानी कि ये हम लोग का क्या होगा, ग्राफ। ठीक है, तो इस अनुसार से ये दोनों चीज़ आप लोग को याद रखना है कि x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर a, यानी कि समीकरण जो वैल्यू होगा y का वो रेखा का समीकरण कहलाएगा। इसी अनुसार से y अक्ष का समीकरण में जो x का वैल्यू होगा वो रेखा का समीकरण कहलाएगा। इस तरह से हम लोग बात करें कि दो चर वाला रेखीय समीकरण में जब दो चर वाला दिया रहेगा तो हम लोग उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। हम लोग इसमें देखें एक क्वेश्चन 4x - 3y = 0, 4x - 3y = 0 हम लोग देख रहे हैं कि दो चर है, इसका मतलब दो चर वाला रेखीय समीकरण है, और इसमें हम लोग बताया कि हल करके ग्राफ बनाए, क्वेश्चन दिया है तो हल करके ग्राफ बनाए, तो सबसे पहले हल करना है, तो इसमें हम लोग बताए थे सबसे पहले क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। ये किस अनुसार से बनाना है, इस अनुसार से, है ना। एक हम लोग का लेना है बॉक्स, इसमें से x और y का वैल्यू लेना है, x और y का, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें कि x बराबर अगर हम लोग 0 रखते हैं, x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर क्या आ रहा है, -4। देखो ध्यान से, अगर x बराबर 0 रखे तो ये 0 हो गया ना। अगर हम लोग देखें ये माइनस में 3 है, उधर डिवाइड मल्टीपल में इधर आया तो डिवाइड हुआ, और डिवाइड हुआ तो ये 3 से डिवाइड हुआ तो कितना आया 4, यानी -4। फिर बात करें हम लोग फॉर एग्जाम्पल अगर y बराबर 0 रखें, y बराबर अगर 0 रखें तो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ रहा है, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ रहा है 3, है ना। इसमें हम लोग देखें तो इसमें ग्राफ बन सकता है। इसमें फिर एक और देख सकते हैं हम लोग कि अगर x बराबर हम लोग 6 रख दें, x बराबर 6 रख दें, x बराबर 6 तो कितना हो गया 24 हुआ ना, 24। अगर x बराबर 6 रख दें तो 24 हम लोग देखें, और इधर ये चल गया प्लस में, इधर आ गया ये माइनस में। चलो हल करके बताते हैं। 4x - 3y = 12। अगर x बराबर 6 रखने पर, है ना, तो 4 × 6 - 3y = 12, 24 - 3y = 12। ये इधर माइनस में उधर आ गया तो प्लस में, इधर ये प्लस में इधर आया तो 24 - 12 = 3y, है ना। फिर हो गया 12 = 3y, इधर से कट गया 4, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 4। तो हम लोग y का वैल्यू क्या आ गया 4। अब हम लोग इसमें बात करें ग्राफ में, देखें हम लोग ग्राफ में देखें इधर, तो इसमें हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे इसमें देखेंगे 0 हो गया मूल बिंदु, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। इसमें हम लोग देखें सबसे पहले x बराबर 0 तो y बराबर x बराबर 0 तो y बराबर -4, कहाँ पे आ रहा है ना। फिर बात करें y बराबर 0, x बराबर y बराबर 0, देखो यहाँ y बराबर 0 तो x बराबर 3, ठीक है। फिर बात करें हम लोग कि x बराबर 6 y बराबर 4, x बराबर 6 y बराबर 4, है ना। यहाँ पे इसमें देखें दो ग्राफ बन रहा है ना। इसमें हम लोग बात करें x बराबर 6 y बराबर 4, यानी कि कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। इसका मतलब यहाँ से मिलाएंगे हम लोग इसको, आ रहा है समझ में। यानी ये पॉइंट कौन सा है हम लोग का, ये पॉइंट हम लोग का कौन सा है, x बराबर 6 और y बराबर 4। ये पॉइंट हम लोग का कौन सा है 3 और 0। ये पॉइंट हम लोग का कौन सा है 0 और -4। ये बन गया ग्राफ। तो इस अनुसार से सबसे इजी होता क्या है कि आप, है ना, एक वैल्यू 0 रखिए एक बार, इसके बाद दूसरा का वैल्यू फिर 0 रखिए। इसमें से क्या होता है ग्राफ आसानी से बनता है। और इसमें से होता है क्या, इस तरह से आप रखना चाहते हैं तो किसी में माइनस प्लस आने के बाद क्या होता है कि ग्राफ लगेगा किधर आएगा किधर आएगा। इसमें से ईजी होता है क्योंकि इसमें 2 ही पॉइंट आता है, और 2 पॉइंट एक आएगा इधर आए या इधर आए, इधर आए इधर आए या इधर से इधर आए, है ना। तो जो पॉइंट आएगा ना उसका वैल्यू एकदम आसानी से ग्राफ बनता है, और आसान से एकदम ईजी से बन जाता है और तुरंत सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा करके इस फोकस पे ध्यान दीजिएगा कि एक बार वैल्यू x का 0 रखना है, एक बार वैल्यू y का 0 रखना है, ठीक है। और दोनों का 0 रखेंगे तो आसानी से इसका सॉल्व होगा। जैसे हम लोग बात किया यहाँ पे, जैसे बात किए थे हम लोग 6 से 4 आ रहा था, बोलता है यहाँ रख देते,
कंफ्यूज हो जाता है। तो नहीं, ये ग्राफ लेके चलना है ना, तो ये ग्राफ लेके हम लोग चल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 4 और x बराबर 6, यानी कि ये पॉइंट कहाँ मिल रहा था, यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट एक साथ मिलना चाहिए, ये हम लोग का ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, ये ग्राफ बगल है। इसी अनुसार से अब दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो होगा, ग्राफ वाला होगा, सॉल्यूशन वाला होगा, व्यापक रूप में लिखने का होगा। एक घात वाला, एक चर वाला जो व्यापक रूप लिखने का था, उसमें हम लोग बताए थे ऑब्जेक्टिव में काम करेगा कि एक घात वाला जो हम लोग बताए थे अद्वितीय होता है, और दो चर वाला घात में हम लोग बताए थे, उसमें क्या बताए थे कि दो चर वाला हम लोग बताए थे अपरिमित हल होता है। दोनों बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में वो सब काम करेगा। और ये ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका होगा कि दोनों वैल्यू जो आप लोग है, एक बार x बराबर 0 रखिएगा, एक बार y बराबर 0 रखिएगा। ये दोनों ईजी होता है, आसानी से बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों का काम कर जाएगा। तो इस तरह से अनुसार दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण, हो सकता है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। और NS बाय स्टडी से जुड़िए आप लोग, और हर तरह 9 क्लास 10 क्लास का भी आएगा, और कंपटीशन एग्जाम का भी जो हम लोग है मैथ का होगा सॉल्यूशन, और बहुत सारे धीरे धीरे हम लोग हर सब्जेक्ट को लाएंगे इस अनुसार से। और आप लोग इस चैनल से जुड़ के आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।